हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया है सब सब मस्त चल रहा है एकदम। पढ़ाई सही चल रही है अल्कोहल फिनॉल ईथर की। आज तीसरी क्लास है हमारी। आई होप आप एनसीईआरटी रीड कर रहे होगे, जैसा आपकी मेरी डील हुई है कि आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं। मुझे दिख तो रहा है आ रही है। एक बार ही चेक कर लेते हैं बस। हम्म, हाँ, ठीक 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 है बच्चों। ठीक आ रही है बस, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मेशन। सो सॉरी फॉर दिस। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो ख़ास ध्यान रखिए तबीयत का। यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है अभी, दिल्ली पंजाब यूपी सर्कल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन, अभी तक आपने जो पढ़ा, अल्कोहल का इंट्रो पढ़ा, फिनॉल के रेजोनेंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें की थी, राइट। फिनॉल का रेजोनेंस के बारे में, करेक्ट है सर। फिनॉल के रेजोनेंस के बाद आपने जो और बातें करी, दो बहुत खास बातें आपने समझी कि फिनॉल के रेजोनेंस में ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ हाँ, समझा था सर। लेकिन फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस में ये काम नहीं होता, ओ के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। इसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। मैंने आपको सब बातें बताई थी। इतना पार्ट आई होप आपने ज़रूर रीड किया होगा। आपने नहीं रीड किया तो थोड़े से पंचुअल हो जाइए शेड्यूल को लेके। ज़रूर रीड करिए, ज़रूर रीड करिए। एनसीईआरटी रीड करने से ही होगा, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, अब जब हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में भी बताया, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया कि यार यहाँ दो टाइप के बॉन्ड टूटते हैं। OH बॉन्ड टूटेगा या CO बॉन्ड टूटेगा। OH बॉन्ड टूटेगा या CO बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पे एक डिहाइड्रेशन नाम का रिएक्शन था जिसका मैकेनिज़्म आया था आपके सामने जहाँ मैंने क्लास एंड की थी। लेकिन वो मैकेनिज़्म अगर हम 12th क्लास में हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म क्या है अभी 1 मिनट में आज हम समझ भी लेंगे, क्योंकि वो मैकेनिज़्म है जहाँ कॉन्क H2SO4 से डिहाइड्रेशन करने पर कंपटीशन एग्जाम्स में हाइड्राइड शिफ्ट एक्सपेक्टेड हो सकती है। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो कार्बोकटायन बन रहा है अगर वो 1 डिग्री है तो वो 2 डिग्री की तरफ जाना चाहेगा, एंड सो वन। 2 डिग्री है और 3 डिग्री का चांस है तो वो 3 डिग्री की तरफ जाना चाहेगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड शिफ्ट। कार्बोकटायन की शिफ्ट को हाइड्राइड नहीं बोलते, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ जाएगा तो वहाँ पे H उठ के यहाँ आएगा, H नेगेटिव की तरह। पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव आएगा। H नेगेटिव को हाइड्राइड बोलते हैं, इसलिए उसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट, ये चीज़ें कंपटीशन में, जब कंपटीशन बहुत मुश्किल होता था तब ज़रूर आती थी। अब बहुत सालों से ये चीज़ें कंपटीशन में देखी नहीं गई हैं। जेई के पेपर में यस दे आर स्टिल आस्क्ड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, बट नीट एग्ज़ाम के लेवल में बहुत ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिक, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब हम करेंगे लाइव, जब भी करेंगे या आप खुद भी करेंगे, यू विल कम अक्रॉस सर्टेन क्वेश्चंस जहां वो लिखा होगा H माइनस शिफ्ट, H शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ऐसा बहुत लिखा होगा। 1,2 H शिफ्ट, इट मीन्स 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। सो दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी देख लेंगे, और जो हमारे आज का टॉपिक है कि कुछ हमें कन्वर्जन्स ऑफ एल्कोहल्स देखने हैं, वो हम आज ज़रूर देखेंगे। एनसीईआरटी के कुछ बढ़िया बढ़िया कन्वर्जन्स आज हम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, बढ़िया करें। All right, let us start with the class today. See what happens is, क्या होने वाला है हमारे साथ पहले वो देखेंगे। होने ये वाला है मेरे बच्चों कि कभी भी जो एक अल्कोहल है, समझिएगा,
अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है यूजिंग कॉन्क H2SO4, प्लीज समझिए, यूजिंग कॉन्क H2SO4 के दो रिएक्शंस हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंसेप्ट के दो रिएक्शंस है। क्या? कॉन्क H2SO4 at 443 Kelvin and conc H2SO4 at 413 Kelvin। ये बहुत इंपॉर्टेंट। conc H2SO4 at 443 Kelvin and conc H2SO4 at 413 Kelvin। फ़र्क क्या है पहले ये समझेंगे। अगर मैं बात करूँगा 443 केल्विन की तो आंसर आएगा अल्कोहल में से -H2O गिव्स यू अल्कीन, यानी कि 443 केल्विन पे आप अल्कीन बना देंगे। 443 केल्विन पे आप अल्कीन बना देंगे। लेकिन 413 केल्विन पे दो अल्कोहल्स, सेम मैं बोल रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स दो, एक पानी निकालेंगे और ईथर बनाएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 443 पे एक एल्कीन एक पानी निकालेगा और 413 पे 443 पे एक अल्कोहल एक पानी निकालेगा और 413 पे दो अल्कोहल मिलके एक पानी निकालेंगे। एडवांटेज क्या होगा? 443 पे एल्कीन बन जाएगा एंड 413 पे ईथर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ़र्क समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता रहा ये वाला चीज़। दूसरी बात ये, जब मैं छोटी सी बात करूंगा फिनॉल की, अभी आपको एनसीईआरटी पे ले चलूंगा दोनों चीज़ों के लिए। फिनॉल की जब मैं फिनॉल की बात करूंगा, फिनॉल के पास होता है लोन पेयर। पहले समझिएगा, प्लीज़ समझिएगा। फिनॉल के पास होता है लोन पेयर, और अगर आपके पास लोन पेयर हो गया तो आप हो जाएंगे +R इन नेचर। +R का मतलब है कि आप अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ देंगे और इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि माइनस डबल बॉन्ड OH और प्लस आ जाएगा। यानी कि +R इन नेचर का मेरे पर्पस पे इफ़ेक्ट क्या है कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आधे घंटे की क्लास में शायद ये सब आज बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि क्लास छोटी नॉलेज ज़्यादा, आज ये वाला काम है, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। OPO पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल, समझिएगा, इलेक्ट्रोफाइल will attack on these positions only, right? Electrophile will attack on these positions only, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेसिफिकली फिनॉल के केस में मैं बता रहा हूँ। स्पेसिफिकली फिनॉल के केस में OH ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग। नोट करिएगा इस चीज को, OH ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग। OH ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग, और अगर मेरा OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग हो गया,
तो एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा मेरे बच्चे, जैसे ही मैंने फिनॉल पे, प्लीज़ समझिएगा, फिनॉल पे ब्रोमिनेशन कर दिया Br2 एक्वस, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, Br2 एक्वस काफ़ी बार, अभी आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में, या मैंने नाइट्रेशन कर दिया नॉर्मल तरीके से, यानी कि कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 से, जो कि नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीके से भी जब मैं काम करूँगा तो वो तीनों पोजीशंस पे आ जाएगा। क्या, ब्रोमीन आ जाएगा किस पे सर, एक साथ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो एक साथ, नाम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, एक साथ आ जाएगा सर। या कॉन्क HNO3 करूंगा तो एक साथ तीनों जगह नाइट्रो, NO2, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो एक साथ आ जाएगा सर। क्यों, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टू बी वेरी प्रिसाइजली कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक, ये P है, इसको R मत समझिएगा, दिस इज पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये वाला काम भी खत्म हो गया, समझ जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फिनॉल में OH ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करने के लिए, वो मल्टीपल पोजीशंस पे अटैक करना चाहेगा। लेकिन अगर मैं ये चीज़ ना चाहूँ, अगर मैं ये चीज़ ना चाहूँ तो तरीका क्या है, तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज़ का तरीका है। अगर मैं ब्रोमीन डाल देता कार्बन डाइसल्फाइड CS2 की प्रेजेंस में, तो वो अलग अलग आता, ऑर्थो पे अलग आता OH ऑर्थो, एंड पैरा पे अलग आता OH ऊपर Br नीचे, तो अलग अलग आता, ऑर्थो पे अलग, पैरा पे अलग। सेम चीज़ अगर मैं इसकी नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 से कर देता, डाइल्यूट एसिड से कर देता, बेसिकली डाइल्यूट से करता, तो मेरा आंसर आता ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग, ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग। प्लीज समझिएगा, ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। लिखेंगे कैसे, ओ नाइट्रोफिनॉल, अरे ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल या पी नाइट्रोफिनॉल, राइट, ओ नाइट्रोफिनॉल या पी नाइट्रोफिनॉल, बाप रे क्या हो गया, ठीक है, ओ नाइट्रोफिनॉल या पी नाइट्रोफिनॉल, दोनों में से जो भी इसका नाम आएगा। जैसे ही मैं ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल पे आया, यहाँ एक और कंसेप्ट के पत्ते खुल गए, और उस कंसेप्ट का नाम क्या है, उस कंसेप्ट का नाम है, मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, मुझे पेन चाहिए, उस कंसेप्ट का नाम है H बॉन्डिंग। उस कंसेप्ट का नाम है H बॉन्डिंग, जो कि दो टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दोनों में फ़र्क क्या है, ये इसी एग्जाम्पल से हमें समझना पड़ेगा। समझेंगे क्या, हमें पता है सर, हमें सब पता है, बढ़िया भाई, पता है तो अच्छा कुछ है ही नहीं भाई। यहाँ H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास पास में है, H बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, H बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल,
H bonding within the molecule, right? Right, sir. लेकिन यहाँ OH और NO2 तो बहुत दूर दूर है, तो क्यों ना अगले नाइट्रोफिनॉल को पकड़ा जाए, तो क्यों ना अगले पैरा नाइट्रोफिनॉल को पकड़ा जाए और उससे बॉन्ड बना लें, और उससे बॉन्ड बना लें. बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल. अरे यार, बॉन्ड, ओहो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोफिनॉल. बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोफिनॉल. बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, समझ जाएंगे. अब पॉइंट क्या है, पहले ये समझिए. सेम मॉलिक्यूल में अगर होगा, इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग. एक ही स्कूल में और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग. राइट, समझेंगे ये बात. इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, राइट, क्लियर रखेंगे. इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, क्लियर हो गई ये चीज. इंपॉर्टेंट क्या है मेरे बच्चे, अगर मैं अपने आप में बॉन्डेड हूं तो मेरा आपसे तो कोई लिंक ही नहीं है. अगर मैं अपने आप में बॉन्डेड हूं तो मेरा आपसे तो कोई लिंक ही नहीं है. और अगर मेरा आपसे कोई लिंक नहीं होगा, तो मैं हो जाऊंगा स्टीम वोलाटाइल. स्टीम वोलाटाइल का मतलब क्या है, वेपराइजेज ऑन हीटिंग. इन शॉर्ट अगर मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों को बर्न किया, दोनों को हीट किया, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जल्दी वेपर बनेगा क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसका आपस में कोई लिंक नहीं है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, अपने आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में हम दोनों जुड़े हुए हैं, जब आप हीट करोगे दोनों एक साथ बंधे रहेंगे, और बंधे रहेंगे तो उड़ना मुश्किल. इसीलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आपको स्टीम वोलाटाइल बनाती है. क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ जाएंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे, लॉजिक समझ गए क्या होता है. फिनॉल में ध्यान रखिएगा बच्चे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. फिनॉल की जर्नी हमारे लिए बहुत सिंपल है. एक छोटी सी चीज़ भूल गया मैं बताना आपको. फिनॉल में कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं. एक्चुअली फिनॉल इंपॉर्टेंट ही नेम रिएक्शंस के चक्कर में, टू बी वेरी प्रिसाइज. फिनॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है क्लोरोफॉर्म का. कि जब मैं फिनॉल में CHCl3 डाल दूंगा एक्वस KOH की प्रेजेंस में, चेक कर लीजिएगा, नेम रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है. फिनॉल में CHCl3 डाल दूंगा एक्वस KOH की प्रेजेंस में. एक्वस KOH, हाँ एक्वस KOH ही है भाई, चेक कर लेंगे, बट एक्वस KOH ही है. तो होगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट में मुझे जो मिलेगा उसका नाम होता है फिनॉल, और ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे CHO, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे CHO, जिसके नाम है सैलिसिलडिहाइड. सैलिसिलडिहाइड स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बट वैसे यही है, सैलिसिलडिहाइड, यही स्पेलिंग है करेक्ट, सैलिसिलडिहाइड. लेकिन ये ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड और ये पैरासैलिसिलडिहाइड.
समझेंगे? ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड या पैरासैलिसल्डिहाइड दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा दोनों बनेगा, राइट? सो नाउ इम्पॉर्टेंट इज कि फिनॉल में जो रिएक्शंस मिलेंगे तीनों पे मिलेंगे अगर नॉर्मल करूंगा। स्पेशल रिएक्शंस ब्रोमिनेशन मेरे पास है, नाइट्रेशन मेरे पास है। उन दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या होने वाला है कि ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग मिलेगा। सॉर्टेड है, सीन सॉर्टेड, कोई टेंशन ही नहीं होगी हमें इस चीज़ को लेके। अब क्लियर रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी में। 3 चीज़ें देखेंगे आज। फिनॉल, एक बार फिनॉल देखेंगे, फिनॉल के प्रिपरेशन जो अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है, फिनॉल के रिएक्शंस जो मैंने आपको बताए, और जो हमने कल की क्लास में फिनॉल के साथ जो लिंक पढ़ा है, किस चीज़ का लिंक पढ़ा है हमने फिनॉल के साथ, क्या पढ़ा है हमने फिनॉल के साथ बच्चों मेरे? फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी। आज एक बार उसकी जर्नी कर लेते हैं एंड देन ये हमारी क्लास आज का टेक अवे होगा, जो कि छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ जाएंगे? चलिए फटाफट से चलते हैं। कूल, वाओ, यहां तक हमने पहले पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ओके। हाँ देखिए बच्चे, छोटी सी बात यहाँ पे कि Cl को NaOH डालूंगा नॉर्मल कंडीशंस में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। ये हमने कहाँ पढ़ा है? हैलोअरीन्स में, कि इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, राइट? करेक्ट। उसके बाद क्या होगा? NaOH यानी कि करना है तो मुझे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन करना पड़ेगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन ज़बरदस्ती हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डाउज प्रोसेस। रिएक्शन का नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डाउज प्रोसेस, ठीक है? समझ जाएंगे। आगे चलेंगे तो ओलियम है, ओलियम यानी कि H2S2O7, किसी को ना पता हो तो ओलियम यानी कि H2S2O7 डालूंगा तो सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन में NaOH डालूंगा तो फिनॉल बनेगा, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज, जो रिएक्शन मैं अमाइंस में फिर से पढ़ने वाला हूँ कि डाइजोनियम में जब मैं वार्म वाटर या बॉइलिंग वाटर डालूंगा तो फिनॉल बनेगा। ध्यान रखिएगा। अभी बताता हूँ, डाइजोनियम में अल्कोहल डालूंगा तो बेंजीन बनेगी। अमाइंस में आएगा तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं वार्म पानी या बॉइलिंग H2O डालूंगा तो फिनॉल बन जाएगा। पानी डालूंगा तो फिनॉल, ठीक है? गुड। क्यूमीन का रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। क्या क्यूमीन होता है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कार्बन कार्बन कार्बन, सिंपल। बेंजीन के ऊपर कार्बन और उस कार्बन के ऊपर 2 कार्बन्स, राइट? जब मैं उसमें ऑक्सीजन डालूंगा तो जो बीच वाला कार्बन है वो पेरोक्साइड लिंकेज से OOH बनाएगा। एसिड नहीं है, एसिड में डबल बॉन्ड O होता है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। देखिए O सिंगल बॉन्ड O, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पे, O सिंगल बॉन्ड O का लिंकेज है। इसको फिर जब हाइड्रोलाइज करूँगा सब हट जाएगा, सिर्फ बचेगा COO मतलब फिनॉल, और जो बचा हुआ चीज़ थी वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में फिनॉल का क्यूमीन प्रिपरेशन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली फिनॉल के इतनी चीज़ें थी। 11.5 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी ऑलमोस्ट 2 क्लासेस पहले, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम कर चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। हमने 11.3 एग्जाम्पल भी कर लिया, एक्सेलेंट। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन भी बता दिया था, ये भी मुझे मालूम है। देन हमने फिनॉल का रेजोनेंस भी पढ़ा, ये भी हमने पढ़ लिया था।
फिनॉक्साइड का रेजोनेंस भी पढ़ा, एंड एट द एंड हमने 11.4 एग्जाम्पल भी आपके साथ लास्ट क्लास में कर लिया था। अब जब और आगे चलेंगे मेरे बच्चे तो आएगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ये, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहाँ अच्छा देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स, PCl3 PCl5 SOCl2, तीनों का काम क्या है, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, यही काम है कि नहीं। ये इसने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में, क्योंकि वो सेम रिएक्शंस आप हैलो एल्केन्स एंड हैलोवरीन्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, वेरी गुड। जब डिहाइड्रेशन की बात करते हैं बाबू, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, H2SO4 at 443 Kelvin is the most important concept here, most important concept। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब देखिए और रिएजेंट्स क्या हैं इंपॉर्टेंट, अब इस बारे में भी थोड़ी देर में आऊँगा मैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है मैकेनिज्म क्या हुआ, सब मैकेनिज्म सेम है, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले प्रोटोनेशन, आप एक H+ को उधार ले लेंगे। सबसे पहले प्रोटोनेशन, आप एक H+ को उधार लेंगे। कैसे लेंगे, आप एक एल्कोहल हैं, O के पास लोन पेयर है, लोन पेयर वो H को देगा तो O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसने H को लोन पेयर दिया है, राइट। आप हो गए प्रोटोनेशन, पहला स्टेप इज प्रोटोनेशन, क्लियर। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए क्या है, कार्बोकटायन बनना है, यानी कि O का पॉजिटिव चार्ज C पे आना है। वो कैसे आएगा, अगर CO का बॉन्ड O की तरफ टूट जाए तो O के ऊपर प्लस था, प्लस माइनस C के ऊपर प्लस आ जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस, यानी कि कार्बोकटायन बन गया। कार्बोकटायन बनते ही मेरे पास प्लस है, मेरे बगल वाले हाइड्रोजन से मैंने बोला दफ़ा हो जा वहाँ से, उसको धक्का दिया, मेरे बगल में माइनस आया, प्लस माइनस ने मिलके बॉन्ड बना लिया, आंसर आ गया। सबसे पहले प्रोटोनेशन, O ने लोन पेयर दिया, H लिया, पॉजिटिव चार्ज आया, गॉन। केस नंबर 1 गॉन। स्टेप नंबर 2, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, C और O का बॉन्ड O की तरफ टूट गया, C और O का बॉन्ड O की तरफ टूट गया, O के ऊपर प्लस माइनस खत्म हुआ, बॉन्ड टूटा था O की तरफ, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब 2 कार्बन है, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के पास कुछ नहीं, एक के ऊपर पॉजिटिव। इसने बोला यार मैं पॉजिटिव हूँ तू नेगेटिव हो, मैं पॉजिटिव हूँ तू नेगेटिव हो, मैं पॉजिटिव हूँ तू नेगेटिव हो, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है भाई, ये नेगेटिव हो गया, कैसे नेगेटिव, H+ निकाल दिया, कैसे नेगेटिव, H+ निकाल दिया, कैसे नेगेटिव, H+ निकाल दिया। H+ क्यों निकाला, क्योंकि पहले स्टेप में मैंने आपसे H+ उधार लिया था कि नहीं, उधार लिया था कि नहीं, वाह व्हाट एन एक्टिंग, उधार लिया था ना, इसीलिए आपको H+ वापस भी देना है, और H+ अगर वापस देना पड़ेगा तो इसको मैं बोलूँगा डीप्रोटोनेशन, क्योंकि लेने का नाम प्रोटोनेशन, देने का नाम डीप्रोटोनेशन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। पहले स्टेप में एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन, मैकेनिज्म हो गया पूरा। टेंटन आंसर आया एल्कीन। उसके बाद का जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी मैंने आपको कल भी रिवाइज कराया था। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन देता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एलिमिनेशन देगा, जो कि कॉपर 573 केल्विन। ये 3 रिएक्शंस जो आपकी स्क्रीन पे इस समय है मेरे जस्ट ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे ले चलता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। रिएक्शन ऑफ फिनॉल में अब देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल में डाइल्यूट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कॉन्क डाल दिया तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे नाइट्रो आ जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा, इसीलिए डाइल्यूट डालना पड़ेगा, ऑर्थो पे अलग पैरा पे अलग। यही समझा दिया बेटा, एक के अंदर इंट्रा पड़ोसी के साथ इंटर, एक के अंदर इंट्रा पड़ोसी के साथ इंटर, यही समझा दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो पीछे बैठा है, वाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल। क्वेश्चन पीछे आने वाला एक्सरसाइज में दिखाऊंगा अभी आपको मैं, बिकॉज ऑफ द इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी आएगा, देखिए दिखाता हूँ, रुकिए और चलते हैं। देखिए ब्रोमिनेशन, अगर ब्रोमिनेशन नॉर्मल कर दिया
तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। सर कंट्रोल चाहिए सर, इमोशंस में नहीं बह जाना यार, तो CS2 डालना पड़ेगा, कार्बन डाइसल्फाइड। ऑर्थो पे अलग आएगा, पैरा पे अलग आएगा, पैरा पे अलग आएगा, पहला पे अलग आएगा, पहला नहीं पैरा पे अलग आएगा। वेरी गुड। अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, एक बार आगे चलता हूँ। 11.5 क्वेश्चन अभी आपको करा के दिखाऊंगा। वेरी गुड। कोल्ब्स रिएक्शन कुछ नहीं है, नेम रिएक्शन है। फिनॉल में NaOH और CO2 डालूंगा तो OH के बगल में COOH बनेगा। OH के बगल में जब CHO बना था उसका नाम था सैलिसल्डिहाइड। OH के बगल में जब CHO बना था इसका नाम था सैलिसल्डिहाइड। इसलिए जब OH के बगल में COOH एसिड बन गया इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। लेकिन सैलिसिलिक एसिड का मेरे बच्चों IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्रे एरिया है जहाँ से क्वेश्चन नीट ज़रूर उठाएगा, आने वाले सालों में ज़रूर उठाएगा। क्या? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी COOH को प्रेफरेंस दी है, सेकेंड पे आया OH, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे ले चलता हूँ। रीमर टीमन जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, एक्वस NaOH लिखा है, शायद मैंने QH लिखा था, मुझे याद भी नहीं है, NaOH लिखा होगा, जो भी था, बनेगा सैलिसल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट ये है, रीमर टीमन देगा सैलिसल्डिहाइड, कोल्ब्स रिएक्शन देगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको, बस आपके सिलेबस में फिनॉल का पार्ट भी इतना ही है जितना आपके सामने है, सिर्फ इतना ही है। अब दिखाता हूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 11.5, इसको करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन साथ साथ जल्दी फटाफट करेंगे। 3 मिथाइल फिनॉल, जल्दी से बच्चों, पहले फिनॉल बना लेते हैं। 1 2 3, इस पे मिथाइल है, इसकी मुझे क्या करनी है? नाइट्रेशन। क्या करना है? नाइट्रेशन। क्या करना है? नाइट्रेशन। अब ऑर्थो पैरा ऑर्थो 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो। राइट, पैरा इज मोस्ट स्टेबल, सिमेट्री के चक्कर में पैरा मैक्सिमम स्टेबल होता है, इसलिए OH के पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया। OH के पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया। समझ जाएंगे। आप बोलते सर ऑर्थो पे भी आएगा, आएगा बच्चे। हमेशा ऑर्गेनिक में माइनर मेजर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है इस केस में। ठीक है, गुड। देन सेकंड क्या है? डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, उसने बनाया है, सॉरी ऑर्थो भी बनाया था, सॉरी मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ऑर्थो भी बनाया है उसने। ठीक है ना, करेक्ट है, वेरी गुड। डबल करना है, डबल का मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पे करना पड़ेगा एक साथ, डाई नाइट्रेशन करना है। राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोएट। फिनाइल मेथेनोएट तो ये है, और अगर आपके पास ऑर्थो पैरा दोनों का ऑप्शन हो तो वी विल प्रेफर पैरा, क्योंकि यहाँ तो अगर ऑर्थो पे आ गया तो ऊपर इतना बड़ा मॉलिक्यूल लगा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ऑर्थो पे आप नहीं आओगे। सर स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? साइज रिलेटेड हिंड्रेंस। स्टेरिक का मतलब है साइज रिलेटेड हिंड्रेंस। अंडरस्टूड? साइज रिलेटेड का क्या मतलब हो गया? सर इसका सिर्फ इतना सा मतलब है साइज रिलेटेड हिंड्रेंस का कि सर अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके बगल में कोशिश करेंगे उतना बड़ा मॉलिक्यूल ना आए। ठीक है, सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11.6, 7, 8, 9 आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन 11.5 टॉपिक जो है, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, ईथर से पहले का जो टॉपिक है, सम कमर्शियली, एक ही पेज का टॉपिक था शायद, ये एक ही पेज का टॉपिक है। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस के हिसाब से इस साल CBSE ने एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए अभी आप इस टॉपिक को मत रीड करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर NTA कोई नोटिफिकेशन देगा कि नहीं 100% सिलेबस से एग्ज़ाम होगा, आप ज़रूर ये पेज पढ़िए। अगर नहीं देगा, अगर वो भी सिलेबस काट देगा, तो ये पेज आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। राइट, तो अब ध्यान रखिएगा बाबू, हमारा अल्कोहल भी हो गया, हमारा फिनॉल भी हो गया। ठीक है, अब आपके ऊपर दारोमदार है क्या? अब आप पेज नंबर 21 तक
पूरा रीड कर सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि 21 पेजेस जब आप पढ़ लेंगे, 21, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या मैं एक्सरसाइज ट्राई करूँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने में मज़ा भी आएगा। इसलिए वो काम पे ज़रूर पहुँचिए, जल्दी से पहुँचिए, सब अच्छा अच्छा करिए एंड डू दैट। ठीक है, टुडे इज़ वेडनेसडे, बाय फ्राइडे वी विल वाइंड अप ईथर्स ऑल्सो। तो 2 दिन हैं हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा, हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन मेन प्रैक्टिस तो आपकी है। ठीक है, समझ जाएंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा एंड देन टेक केयर। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड अपना बस ध्यान रखिए बच्चों। ओके बाय।